हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। बहुत मज़ा आ रहा था ये चैप्टर को हम लोग को डिस्कस करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आ रहा है। सो चलिए इस कहानी को जो है दोस्तों आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग दी आईटी एनवायरनमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं अभी अपन। ऑडिटिंग डिजिटली, डिजिटल ऑडिट, ये सब पूरा पढ़ के होने के बाद अब जो है बॉस अपन बात कर रहे हैं कि पूरे आईटी एनवायरनमेंट को, उस स्ट्रक्चर को समझना है। और ये समझना क्यों है? हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि जब ये पूरे समझेंगे तो हमें रिस्क क्या फैक्टर्स है इसके बारे में समझेगा, और उसके हिसाब से कितना एविडेंस हम लोग ने ऑब्टेन करना चाहिए इसके बारे में बातचीत होगी, राइट। और ये जो पूरा है हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़ते ही है, ऐसे नंबर अपना 315, जिसके अंदर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो आज बस यही अंडरस्टैंडिंग 315 का जो पार्ट है, हम लोग आईटी एनवायरनमेंट में अपने को क्या क्या चीजें समझनी है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है ना दोस्त, वो क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है अपने को। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द एंटिटी रिलाइज अपॉन द आईटी। मतलब आपकी एंटिटी कितना भरोसा करती है आईटी के ऊपर, एंड हाउ द आईटी एनवायरनमेंट इज सेट अप टू सपोर्ट द बिजनेस। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो आईटी की जो बात कर रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सो आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके आप कितना उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, बराबर है। और वो आपके बिजनेस को कैसे सपोर्ट करता है ये आपको समझना है। क्योंकि जब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, सो इसके हिसाब से कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे नहीं, ये सब अपने को क्या है डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी आईटी को लेके कितना डिपेंडेंट है, वो सब अपने को देखना है। सो जैसे अगर अपन बात करें, सो आईटी के ऊपर अपन जो रिलायंस रखते हैं और वो कितना अपन डिपेंडेंट है, ये अगर अपने को समझना है तो जैसे अपन बात करेंगे कि अपन लोग जो है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बस मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक जो है बहुत इजी लगे, बिकॉज ये आईटी टॉपिक ऐसा है, इट इज मोर एग्जाम्पल ओरिएंटेड, ठीक है। सो अगर आपको आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ानी है, सो आपने क्या किया है, आपने बिजनेस को ऑटोमेट किया है। आपने रिडक्शन ऑफ व्हाट, मैनुअल टास्क जो है, मैनुअल टास्क जो है वो आपने ऑटोमेशन करा है, बट मैनुअल टास्क को आपने हटा दिया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है दोस्त, ऐसे केस के अंदर आपके बिजनेस की एफिशिएंसी जो है, आप उसने क्या कर दिया, आपने उस एफिशिएंसी को आपने बढ़ाया। सो दिस इज हाउ आईटी इज सपोर्टिंग यू, दिस इज हाउ यू आर रिलाइंग अपॉन व्हाट द आईटी। एफिशिएंसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं आज के तारीख में जो लेटेस्ट है, जो अपन कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन की अगर बात करें, सो कम्युनिकेशंस हम लोग जो है सर, वी डू इट थ्रू व्हाट, ईमेल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें, सो आज हम लोग आईटी को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। बगैर आईटी आज अगर हम लोग कम्युनिकेशन देखें तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा आज के तारीख में कम्युनिकेट करना। आज मैं भी आप लोगों से अगर कम्युनिकेट करता हूँ तो हम लोग वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से आप और हम आज कनेक्ट हुए हैं। करेक्ट है एकदम, यस। या तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि सर हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, डेटा मैनेजमेंट। सो आज आईटी के बदौलत अपन क्या कर रहे हैं, आज अपना जो डेटा है स्टोर कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। आज अपने डेटा को अपन एनालाइज कर रहे हैं, बराबर, एनालिसिस पार्ट। तो ये सब जो चीजें हैं आप समझिए, दिस इज हाउ आईटी इज हेल्पिंग योर बिजनेस, एंड दिस इज आईटी दैट यू आर रिलाइंग योर बिजनेस अपॉन। समझ में आ रहा है आप सबको? सो अपने को यही फोकस करना है कि अगर अपन आईटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आईटी के ऊपर आप कितना डिपेंडेंट हो और आईटी आपको कितना सपोर्ट कर रहा है।
तो ये दोनों जब आप एक दूसरे को समझ लोगे तो रिस्क क्या क्या क्रिएट होगी, रिस्क क्या क्या आएगा, ये बातें अपने को समझ में आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस। सो इसको आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द आईटी इज यूज्ड बाय द कंपनी, बराबर, बाय द एंटिटी दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कंट्रोल्स ओवर एंटिटीज आईटी प्रोसेस। सो अभी जब आप ये समझते हो कि कैसे उसने, अभी ये ग्रीन जो हाईलाइट कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना। सो जब आपको पता चलता है कि एंटिटी ऐसे रिलाई करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो रिस्क तो पता चलती है, और उन रिस्क को ध्यान में रखते रखते आपको ये भी समझ में आता है कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एंटिटी ने कौन से कैसे उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल्स दैट दे हैव पुट इनटू पिक्चर, ये अपने को समझ में आता है। और ये कंट्रोल्स जो है मैं आपको बता दूं फिर से, एग्जाम्पल्स की बात करें, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स। जैसे अगर अपन बात करें एक्सेस कंट्रोल्स की, अगर बात करें, सो एक्सेस कंट्रोल्स क्या हो गया ये, कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, इसको क्या बोला गया है, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन इज अलाउड टू मेक श्योर दैट यू आर एंटरिंग द डेटा, यू आर सीइंग द डेटा। तो ये जो है एक्सेस कंट्रोल्स की बात होती है। एक्सेस कंट्रोल्स के साथ साथ अपन बात करें, सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट, एनक्रिप्शन कंट्रोल्स के बारे में हम लोग बातचीत करें। एनक्रिप्शन मतलब आज आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो ये आईटी के ऊपर मेरा बिजनेस डिपेंडेंट है, और रिस्क क्या है कि लेक्चर्स जो है वो लीक हो सके या वो अनऑथराइज्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सो मैंने क्या करना चाहिए, कंट्रोल लगाना चाहिए। वो कंट्रोल क्या है, एनक्रिप्शन। आज सिर्फ ये लेक्चर्स नहीं, हम लोग जब एंड टू एंड कुछ डेटा, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हम लोग सेंड करना चाहते हैं, बराबर, तो उसमें कोई भी थर्ड पार्टी जो इंटेंडेड पर्सन नहीं है उसको वो डेटा नहीं मिलना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल और जो बेसिक है वो हम लोग पासवर्ड्स लगाते हैं, या हम लोग एंटीवायरस लगाते हैं, या हम लोग फायरवॉल जो है, ये सारे जो है ये क्या है दोस्त, ये सारे अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स है, बराबर है। सो अपन फर्स्ट 2 पॉइंट्स में जब इस पूरे सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो हम लोग फोकस कर रहे हैं आईटी के ऊपर आप कितना रिलायंस रख रहे हो, आपको आईटी कितना सपोर्ट कर रहा है, उससे ने रिस्क पता चलेगी, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो यू अंडरस्टैंड आईटी सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स दैट दे विल बी यूजिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट, अपन क्या कहते हैं, असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। आपका ये आईटी एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है, बराबर, हेल्प्स द टीम टू कंसीडर वेदर टू इन्वॉल्व आईटी स्पेशलिस्ट, बराबर है, कि क्या अपने आईटी स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को यूज करना चाहिए इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी व्हाट ऑडिट, बराबर, इंक्लूडिंग इनिशियल कंसिडरेशन एज टू वेदर टू इंक्लूड स्पेशलिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी असेसमेंट। आपका सिस्टम कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बराबर, क्या वो सिंपल है। आज जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अपना जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा चलता है, वो अपॉइंटमेंट, अपन क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इधर लेक्चर्स जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद वो लेक्चर्स एडिट होते हैं, वो लेक्चर्स एडिट होने के बाद ये लेक्चर्स क्या होते हैं, एनक्रिप्ट होते हैं, फिर एनक्रिप्ट होने के बाद ये जो लेक्चर्स है ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं, अपलोड होने के बाद आपको एक लाइसेंस की दिया जाता है, और वो लाइसेंस की देने के बाद आप इसे क्या करते हो, व्यू करते हो। सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप लेक्चर्स को व्यू कर रहे हो, तो आप समझिए व्यूइंग करने के लिए बैकग्राउंड में इतना सारा कुछ काम हो रहा है। समझ रहे बात को? यस सर। सो अपन क्या देख रहे हैं कि ओके ये कंट्रोल से ये सब कुछ है, बट इसका असेसमेंट करने के लिए क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है, और इस कॉम्प्लिकेशंस में कहीं अपने को स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है क्या, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से अंडरस्टैंडिंग अगर मिलेगा अपने को, इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही ये सब बातें हम लोग डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सो ये सब चीजें है अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। सो ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। सो अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या, सो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े इससे अपन ने क्या सीखा,
कि बॉस व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। समझ में आया? व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट? सर प्रीटी सिंपल। अगर आपको आईटी एनवायरनमेंट समझा तो आपको रिस्क क्या है, आपको ये रिस्क समझ में आएगा। रिस्क अगर समझ में आई तो हम लोग अलग अलग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स है तो प्लानिंग स्टेज पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स को अपने को बुलाने का है क्या। तो एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे अब अगर आप कहते हो कि सर हमने आईटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग करना है, इसको समझना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस अंडरस्टैंडिंग। सो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी उसकी बात होती है। सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बराबर, इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से एप्लीकेशंस यूज करते हैं, बराबर है। कौन से एप्लीकेशंस यूज करने के बाद, बराबर है, आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी समझा क्या? आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं तो और एग्जाम्पल मैं आपको पहले ये दे दूं, कॉम्प्लेक्सिटी का और एग्जाम्पल चाहिए क्या? सो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अपन क्या कहते हैं कि भाई ये अगर नहीं जम रहा है आपको, मतलब ऐसा सर कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, तो और थोड़ा अपन एग्जाम्पल्स थोड़ा और ये करते हैं, ठीक है। सो क्या क्या हो सकता है कि आईटी कॉम्प्लेक्स है, सो मतलब इसमें अपन क्या बोलो, आप अलग अलग डाइवर्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जो अपने को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल रहे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकता हूं कि अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर देयर इज इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बराबर है कि नहीं। जो हम लोग क्या कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि आप बैकअप्स कैसे मेंटेन करते हो, बराबर। सो बैकअप कैसे मेंटेन करते हो वो अपने को देखने का है, बराबर है। सो फिर आपको ये सब बातें जब आप देखते हो तो इससे आपको पता चलता है कि भाई ये अपना आईटी सिस्टम कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और उसके हिसाब से स्पेशलिस्ट को यूज करना या नहीं करना। सो यू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस। तो ये सब बातें हुई। इसके अंदर क्या क्या हमने इंक्लूड करना है टू अंडरस्टैंड, आइए जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। अभी फर्स्ट 3 पॉइंट्स उधर समझ में आ गए कि व्हाई यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड, इसकी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, फिर आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या है फॉर ईच एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, policies, procedures and processes followed, IT integration and the use of service organizations, risks and controls, इसकी बात हो रही है। चलिए एक एक पॉइंट को थोड़ा विस्तार में समझते हैं, सो दैट क्या है ये इसकी बात करेंगे। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट यू आर यूजिंग। सो आप क्या यूज कर रहे होंगे, ईआरपीज आप यूज कर रहे होंगे, बराबर। आप लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल्स आप यूज करते होंगे ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो आप कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, इसके अंदर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बराबर, जो आप टैली वगैरह जो है वो यूज कर रहे हो, या जो है आप पावर बीआई एंड एनालिटिक्स टूल्स यूज कर रहे हो विजुअलाइजेशन के लिए, हमने बात करी थी विजुअलाइजेशन की। या तो जो अपन बात कर रहे हैं ये अपने ऑफिस टूल्स आप यूज करते हो क्या, जो हम लोग रूटीन ऑफिस में यूज करते हैं, अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। तो ये सारे क्या है, आप गलत जगह लिखा सर आपने, सॉरी। चलो सो ईआरपी, एससीएम, एचआर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बराबर है। फिर उसके बाद अपन ने बात करी ऑफिस टूल्स, फिर बीआई एंड एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस। तो आप इसके अंदर कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, बराबर के नहीं, तो उसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपका। सो जब अपन बात करते हैं
अबाउट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि इसके लिए आप कौन से हार्डवेयर्स आप यूज कर रहे हो, बराबर। जैसे कि हार्डवेयर की अगर बात करें, सो इसके अंदर आप क्या बोलते हो उसको, सर्वर्स आप यूज करते होंगे या स्टोरेज डिवाइसेस आप यूज कर रहे होंगे। सो ये सारे क्या चीजें, ये हार्डवेयर के अंदर आता है। नेटवर्क इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो वो सब। फिर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको लगते होंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स। फिर आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लगता होगा इंटरनेट, इंट्रानेट, या आपको साथ ही साथ उसके अंदर लगता होगा क्या, डेटा सेंटर्स। ये जो है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है जो आपके हर एक एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। सो अपने को ये इसका भी अंडरस्टैंडिंग लेना है। गॉट इट? सो यू अंडरस्टैंड दी एप्लीकेशंस, उस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है वो आप समझिए। फिर अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस में अपन क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस में, इसी में तो सबसे पहले ये इसी में लिंक होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में आप क्या अलग अलग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोसेस फॉलो करते हो। मतलब द वे योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड एंड उसके ऊपर आप गवर्न कर रहे हो, तो आप कौन से पॉलिसीज, प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हो, राइट। और उसी के अंदर अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कि अपन ने यहाँ पे किसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करे हैं, बराबर। मतलब अपन बात करते हैं कि आपका जो चीफ ऑफिसर है, बराबर है, टेक्नोलॉजी ऑफिसर या चीफ आईटी ऑफिसर जिसको बोलेंगे। सो हर एक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस गवर्नेंस में क्या होगी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा, कैसे करेगा, तो ये सब आप गवर्न करते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि कौन कैसा डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग, बराबर। फिर उसके बाद आप लोग रिस्क कैसे मैनेज करते हो, रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग। तो ये आप समझिए द एंटायर स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस उसके ऊपर। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस की बात हो रही है। उसी के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अलग अलग हम लोग बात करें। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस की अगर बात करें, सो पॉलिसीज आपकी इधर लिखूं क्या मैं, सो अगर मैं बात करूं, आप नोट कर लेना यहां पे। आप नोट कर लेना, उसके लिए एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं आपको। सो पॉलिसीज के लिए जैसे अपन अगर बात करें, सो आपकी सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी होगी, सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी होगी। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अबाउट एक्सेप्टेबल यूज के लिए पॉलिसी होगी कि आप कोई भी एप्लीकेशन चाहे वैसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी पॉलिसी होगी। या अगर अपन बात करें डेटा प्रोटेक्शन के लिए, सो डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपकी पॉलिसी होगी। सो जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे, सो एप्लीकेशंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस में बात हो रही है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस की। तो उसमें पॉलिसीज का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी होगी, कोई भी आप एप्लीकेशंस जो अलाउड नहीं है वो आप यूज नहीं कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम्स जो आप है, आपको ऑफिस से आपके लैपटॉप मिला होगा,
सो आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी एप्स नहीं डाउनलोड कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, वो पॉलिसी है। डेटा प्रोटेक्शन, वो सब पॉलिसीज है। आपके मेल्स जो आप लोग क्या करते हो, सेंड करते हो, तो वो पहले सर्वर स्कैन करता है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई अननोन पर्सन को या अनरिलेटेड पर्सन को नहीं जा रही है। ये सब बातें हम लोग उसके अंदर देखते हैं, बराबर। तो ये पॉलिसीज की बात हुई। सेकेंड, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, प्रोसीजर्स के बारे में। सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? सो प्रोसीजर टू डू व्हाट? सो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, चेंज इन एप्लीकेशन, चेंज ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर हो सकता है। अगर आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। या देयर इज अ प्रोसीजर फॉर व्हाट, बैकअप, टेकिंग बैकअप्स, और ऑल्सो टू डू व्हाट, द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट डेटा। सो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग कि बैकअप कैसे लेने का, रोजाना बैकअप लेने का, या उसको हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट पे रखने का, जहाँ इंस्टेंटली हम लोग रिकॉर्ड्स, यहाँ पे काम हुआ नहीं, वहां पे उसका बैकअप क्रिएट हुआ नहीं। सो अपन को यही देखना है कि पॉलिसीज जो है, ये प्रोसीजर्स जो है, ये सब चीजें अपने को समझना है। एग्जाम्पल्स समझो, एग्जाम्पल्स। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, द प्रोसेसेस दैट आर फॉलोड, कि व्हाट ऑल प्रोसेसेस आर व्हाट फॉलोड। सो कौन से प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? सो प्रोसेस की अगर बात करें, सो हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट, पूरा लिखो आपके लिए, ये सब बचपन की बात है ये। सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट को, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक लाइफ साइकिल होता है, बराबर। वो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोसेसेस फॉलो करते हैं हम लोग, कि अगर ये सिस्टम आज हमने डेवलप किया है, फिर इसको कंटिन्यूसली हम लोग ने मॉनिटर करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई फ्लॉज है, कोई लूप होल्स है, तो वो हम लोग ने चेक करना है, फिर उसके पैचेस या प्लगइन्स करने हैं, बराबर, कि वो गलतियां हम लोग ढूंढ के निकाले और फिर वापस से अपग्रेड करें। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देर इज अ प्रोसेस टू डू व्हाट, रिस्क असेसमेंट, कि बार बार जो आईटी में नई रिस्क आ रही है, उस रिस्क को कैसे हम लोग करें। फिर कंप्लायंस होना चाहिए, जो भी काम है वो कंप्लायंस करने का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये इनके डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है ना दोस्तों, इन सब का अंडरस्टैंडिंग अपने को लेना है। ये लिखा गया आप लोगों ने, लिखो इसको सब पूरा अच्छे से। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, ये सब भी हम लोग को क्या करना है, समझना है दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। सो क्या क्या बातें हुई अपनी, एप्लीकेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस दैट आर फॉलोड। एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल, सो आगे बढ़ते हैं यहां से। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन आपने जो किया है आपके बिजनेस में, एंड द यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस तो हम लोग ने ऐसे नंबर 402 में पढ़ा है, और साथ ही साथ ऐसे ही 3402 में भी पढ़ा है अपन ने। एस ए ई 3402 में भी हमने पढ़ा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो वो तो हम लोग को समझ में आ गया। बट अब क्या बात कर रहे थे, एक्सटेंट ऑफ आईटी दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन योर बिजनेस।
सो कितना आईटी आपके बिजनेस में इंटीग्रेट हुआ है, इसके बारे में भी अपन बातचीत कर रहे हैं। सो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि आज आपका बिजनेस पूरा ई कॉमर्स के ऊपर चल रहा है, आपने बिजनेस के पूरे जो प्रोसेसेस है उसको ऑटोमेशन कर दिया है क्या, बराबर है। आपने जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो कम्युनिकेशन अपना जो होता है, हाउ मच आईटी यू आर यूजिंग, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग कहते हैं, द रिस्क्स एंड कंट्रोल्स दैट आर देयर, क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पे लास्ट में, द रिस्क एंड द कंट्रोल्स दैट आर देयर। सो रिस्क में अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिस्क में देयर विल बी अ रिस्क ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है आपकी, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, बराबर है। उसके बाद आपके ऊपर साइबर अटैक्स हो सकते हैं, विच कैन आस्क फॉर व्हाट, द रैंसमवेयर्स, बराबर, जो रैंसम मांग सकता है आपके लिए, या तो एकदम ही फालतू, देयर कैन बी व्हाट, एन एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा, आपसे डेटा डिलीट हो गया, अभी क्या करोगे आप फिर, तो खलास, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। या तो डेटा आपका करप्ट हो जाए, डेटा करप्शन, अगर डेटा आपका करप्ट हो जाए सो आप कुछ नहीं कर सकते, डेटा करप्ट हो जाए तो। सो ऐसे केस में ये जो है, ये अलग अलग क्या है दोस्त, रिस्क है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स आप समझिए बात को। सो ये सब चीजें आपने समझना है, तब जाके आपको पूरा बिजनेस जो वो क्लाइंट है अपना क्या क्या आईटी यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, उस सब के बारे में पता चलेगा। रिस्क क्या क्या हो सकती है, उसके लिए कंट्रोल्स क्या क्या लगा है, तो वो सारी बातें जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो आपको समझ में आया सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड दी आईटी, आपका बिजनेस आईटी के ऊपर कितना रिलायंस रख रहा है वो अपने को देखना है, आपके बिजनेस को कितना सपोर्ट कर रहा है वो अगर आप समझोगे तो उसके लिए कंट्रोल्स आप लोग देखेंगे, और कंट्रोल्स के साथ साथ वो रिस्क जो आई है वो भी अपन स्टडी कर सकते हैं फिर। एंड फिर कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से आपको क्या स्पेशलिस्ट वगैरह यूज करना है क्या, वो देखना है। फिर जब हम लोग इसको समझते हैं तो समझने के लिए क्या क्या समझना है, application, IT infrastructure, organization structure and governance, the policies, procedures and processes that are being followed, फिर उसके अंदर IT integration and service organization, and लास्ट में risks and controls। सो ये एग्जाम्पल्स भी आपने अगर नहीं लिख के रखे होंगे तो लिख लीजिएगा एक बार और उसको पूरा रीड कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो, राइट राइट एग्जाम्पल्स, 30 सेकेंड्स लास्ट। चलो, अब ये होने के बाद ये जो है, द इलिस्ट्रेशन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एन ऑडिटर कैन डॉक्यूमेंट द डिटेल्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसके बारे में आप अगर देखो, सो क्या क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पे, एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हो आप, बराबर, ये क्यों यूज कर रहे हो, इसका डेटाबेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नेटवर्क, सर्वर एंड स्टोरेज, जो अपन बात कर रहे थे ना अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन,
तो ये वो सब है, एक बार सिर्फ ऐसा इसको गो थ्रू कर लो। कुछ ऐसे एग्जाम में याद रखना नहीं है, ये पूछेंगे नहीं, ऐसा रिलैक्स एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो उसको बस एक बार। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। सो नाउ we go ahead and talk about key areas for the auditor to understand IT environment। बहुत समझना है अपने को, अभी क्या बोल रहा है वो फिर से। now we talk about is the key areas for the auditor to understand। तो these areas are follows। तो सबसे पहले क्या बोला, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सब तो समझना है, बट जब ये आप समझते हो एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बातें, तो उसके अंदर आपने की एरियाज कौन से रखने हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है। सो वो कौन से पहले हेडिंग्स एक बार आप समझ लीजिएगा तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज द अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, identification of significant systems, identification of manual and automated controls, identification of technologies used, बराबर है, जो लिस्ट नीचे दी गई है, एंड असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आईटी एनवायरमेंट। तो ये 5 पॉइंट आर द की एरियाज जो अपने को समझना है। लेट्स स्टडी। सो यू अंडरस्टैंड नंबर 1 द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, सिस्टम कैसे उस ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, कैसे उसे रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, रिपोर्ट करता है, बराबर है। उसके प्रोसेसिंग के दौरान अगर उसमें कुछ करेक्शंस है तो वो कैसे रेक्टिफाई करता है और फिर कैसे पोस्ट करता है, ये सब चीजें एज एन ऑडिटर अपने को पूरा ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी एनवायरमेंट may focus upon identifying and understanding the nature and number of specific applications and other aspects of IT environment that are relevant to the flow of transactions and processing of the information in information systems. Changes in the flow of transactions or information within the information systems, बराबर, changes in the flow of transaction or the information within the system may result from program changes to IT applications or direct changes to data in databases involved in the processing or storing those transactions or information। चलिए अब क्या करते हैं, इसको और सिंपल करते हैं। इसको सिंपल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है सर, एग्जाम्पल। सो क्या कहते हैं अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल जो है, हम लोग जो बैंक इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, पे करते हैं, बराबर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। या तो जो अपने को डिस्काउंट्स वगैरह जो मिलते हैं, बराबर है, सो वो डिस्काउंट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर। जब हम लोग बिलिंग करने के लिए जाते हैं तो डिस्काउंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो डिस्काउंट्स कैलकुलेशन। तो आज के तारीख में ये सब जो पूरा काम जो हम लोग देखते हैं, ये पूरा काम कौन करता है, सिस्टम करता है। सो हाउ डज द ट्रांजैक्शन फ्लो, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस होते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग डेटा, बेसिक जो क्राइटेरिया है वो डालते हैं, फिर वो सिस्टम उसके हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो व्हाट वी नीड टू फोकस इज व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट, एंड द अदर एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेवेंट टू इट, एंड देन हाउ द ट्रांजैक्शन फ्लोज। जैसे बारकोड हम लोग स्कैन करते हैं, बारकोड स्कैन करने के बाद वो आइटम नंबर दिख के आता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिखता है, उसका बेस प्राइस दिखता है,
डिस्काउंट अगर उसके ऊपर कुछ है या नहीं है वो कैलकुलेट होता है। वो डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद टैक्सेस क्या है क्या नहीं है वो दिखता है, और फिर जो है फाइनल अमाउंट जो है वो इनवॉइस का दिखता है उसके ऊपर। ये सिस्टम ने कैसे किया उसको, सिर्फ एक आई क्या बोला उसने, बारकोड स्कैन करा, एप्लीकेशन ने पूरा काम करा। सो बारकोड स्कैनर गन, ये अदर एस्पेक्ट्स हो गए उसके। फिर वो सिस्टम का बारकोड ये अदर एस्पेक्ट्स में आया, और वो एप्लीकेशन जो उस पूरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो ये सब अपने को समझना है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट द एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इन दैट, नंबर वन, द एप्लीकेशंस एंड द एस्पेक्ट्स that is relevant for the flow of transaction and processing of information। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को, अगर इसमें कहीं पे भी देयर इज अ चेंजेस इन द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो क्यों होगा? अगर इसमें कहीं पे भी आपको दिखता है कि बॉस देयर इज अ चेंज, तो वो चेंज क्यों होगा? क्योंकि आपने एक तो प्रोग्राम को चेंज किया है, या डायरेक्ट चेंजेस किए हैं अपने डेटा के अंदर इन द डेटाबेस इन्वॉल्व। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द की एरिया। एज एन ऑडिटर द की एरिया इज व्हाट यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस। देन सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम्स। द ऑडिटर में आइडेंटिफाई आईटी एप्लीकेशंस and supporting IT infrastructure concurrently, that is simultaneously, with the auditor's understanding of information relating to the significant classes of transaction account balance flows into, through and out the entity's information system। So जो ये ट्रांजैक्शंस को फ्लो करने में आपको मदद कर रहे हैं, बराबर है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो फ्लो हो रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से सिग्निफिकेंट सिस्टम्स आप यूज कर रहे हो वो आपको ध्यान में रखना। जब सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम में क्या आता है? तो सर जी सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट, द एप्लीकेशंस, जो एग्जांपल्स हमने ऊपर भर भर के लिखे, सप्लाई चेन के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, बराबर अलग अलग एप्लीकेशंस है, ईआरपी टूल्स है, एचआर मॉड्यूल्स है। तो एप्लीकेशंस प्लस उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क, बराबर की नहीं, जो आप लोग यूज कर रहे हो इंटरनेट, सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन तो समझिए, बट उसके लिए क्या क्या सिग्निफिकेंट सिस्टम्स आपको लग रहे हैं उस एक एक अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को पूरा फ्लो करने के लिए, थ्रू एंड आउट, दैट इज इन एंड आउट, स्टार्ट टू एंड। थ्रू एंड आउट मतलब क्या? फ्रॉम स्टार्ट टू व्हाट एंड, क्या क्या लगता है उस सब के लिए अपन यहां पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? ओके। फिर इन सिस्टम्स के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, इन सिस्टम के ऊपर क्या लगा है? कंट्रोल्स लगे हुए। इन सिस्टम के ऊपर क्या लगा हुआ है? कंट्रोल्स। सो कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं अपन यहां। इन सिस्टम के ऊपर जो है वो क्या है? कंट्रोल्स है। तो वो कौन से कंट्रोल्स हो गए? सो देन वी टॉक अबाउट द मैनुअल कंट्रोल्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। मैनुअल कंट्रोल मतलब भाई अपन खुद फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की अगर बात करें, जैसे सीसीटीवी, फिजिकल सिक्योरिटी, ये जो है ये सीसीटीवी, फिजिकल सिक्योरिटी, बराबर है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? मैनुअल कंट्रोल्स। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? मैनुअल कंट्रोल्स। बट जब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि सर हम लोग को पासवर्ड्स लगाने हैं, बराबर है, हम लोग को एडिट चेक्स जैसे कंट्रोल्स हम लोग को लगाने हैं, बराबर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीवायरस, ये कंट्रोल अपन ने लगाया। सो ये कंट्रोल्स कौन से हो गए दोस्त? सो ऑल दीज कंट्रोल्स आर व्हाट? दी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो उस सिस्टम के अंदर कौन से कंट्रोल्स है वो उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेना है। सो एन एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कंटेन्स मैनुअल एलिमेंट्स एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स, दैट इज मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स and other resources used in the entity system of internal control. So it is a mix of what? So it is a mix of manual and automated elements which depends upon the complexity and the use of IT systems into the organization। तो आपका कितना कॉम्प्लेक्स है और यूज कितना करते हो उसके हिसाब से
कितने मैनुअल कंट्रोल्स लगाने और कितना ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाना वो डिपेंड करता है. The characteristics of manual or automated elements are relevant to the auditor's identification of risk assessment. तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? These controls are what? Relevant for risk assessment. Done? Done. ओके, सो 3 पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन. उसके लिए कौन से आप सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो जो सिग्निफिकेंट सिस्टम्स है, एंड उसके अंदर कौन से मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. देन वी टॉक अबाउट इज द identification of the technologies that are being used. So what are the technologies that are used? So you understand the emerging technologies. Emerging मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई है मार्केट के अंदर जो आप यूज कर रहे हो, एंड इम्प्लीमेंटेड एंड द रोल दे प्ले. ठीक है, सो कंसिडर वेदर एनी रिस्क आर अराइजिंग फ्रॉम दे आर यूज. तो नया टेक्नोलॉजी आज आप यूज कर रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजीज कौन सी है? जैसे ब्लॉकचेन इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस. ब्लॉकचेन मतलब समझते हो क्या होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में. इस एग्जाम्पल्स जो है ना पूरा, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोमेट्रिक्स, ड्रोन. तो ये सब जो है ना चैप्टर के एंड में जो है ना बहुत मजा आएगा आप लोगों को. ये देखो, डेटा एनालिटिक्स टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हेडिंग नंबर 6, पूरा बढ़िया एकदम ऐसे. डेटा एनालिटिक्स टूल, ACL, Alteryx, Power BI, Caseware, automated tools, Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, ये सब NFT, नॉन फंगिबल टोकन्स, ये सब आप लोग पढ़ेंगे. इसके अंदर मजा आएगा ये. ठीक है, सो अभी के लिए सब समझते हैं कि दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप क्या यूज कर रहे हो उसके बारे में बातचीत करेंगे. लगे तो फिर क्या करेंगे, रोज एक एक जो है ना इसको पढ़ भी लेंगे अपन. ठीक है, so given the potential complexities of these technologies, there is an increased likelihood that engagement team may decide to engage specialists and auditors experts to help them understand whether and how their use impacts the financial reporting. क्योंकि अभी टेक्निकली आप लोग को भी नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, IoT क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स कैसे यूज करते हैं. सो एक एक हम लोग यूज करेंगे इसको, स्टडी करेंगे इसको, तो मजा आएगा. ठीक है, एंड देन ये न्यू टेक्नोलॉजीज और उसका रिस्क, एंड लास्ट में असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IT एनवायरनमेंट. सो not all applications of the IT environment have the same level of complexity. The level of complexity क्या करते हैं हम लोग, it differs. So complexity is based on the following factors, जैसे कि how much you are relying on the systems report, कितना आप वो एप्लीकेशंस को कस्टमाइज मतलब आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो. व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, एनी चेंजेस डन ड्यूरिंग द ईयर, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो इससे आपको पता चलेगा कि रिस्क कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. राइट, सो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स? फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंड द सिस्टम्स, then the manual or automated controls, the use of technology, बराबर है, एंड लास्ट में अपन बात कर रहे हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ IT एनवायरनमेंट. चल फिर से एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लो. तो अंडरस्टैंडिंग करना है, बराबर. अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखा, और उसके अंदर की एरियाज कौन से है उसके ऊपर भी हमने बातचीत कर ली. तो एक बार ये की एरियाज समझेंगे, और की एरियाज समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अपन.
हम्म। चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। सो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट आइडेंटिफाइंग द रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम द यूसेज ऑफ आईटी। अब अपन ने पूरे सिस्टम को समझ लिया, क्या क्या टेक्नोलॉजीज, क्या क्या एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या रिस्क्स आ सकती है, उसके बारे में हम लोग ने बातचीत अभी करने का है। अभी मतलब तो सिस्टम समझेगा रिस्क। सो फर्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी रिस्क, ढूंढने का कैसे। So, in identifying the risk arising from the use of IT, the auditor may consider the nature of the IT application. Nature of IT application. अब कौन सा एप्लीकेशन, अभी आप समझिए, सबके बारे में आपको एग्जांपल्स दिए एप्लीकेशंस, वो अभी दिमाग में बार बार बजना चाहिए कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर मॉड्यूल्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या आप कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, बराबर है। क्योंकि हर एक अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग रिस्क जो है वो क्रिएट होगी। सो एप्लीकेबल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी may also be identified as related to cyber security। मतलब हमने देखा था यहाँ पे भी कि आपके उस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए देयर कैन बी व्हाट साइबर अटैक्स। क्या हो सकता है, देयर कैन बी व्हाट साइबर अटैक्स, बराबर के नहीं। फिर आप समझिए, तो ऐसे भी रिस्क आ सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड रिस्क, एंड थर्ड, it is more likely that there will be more risk arising from the use of IT when the volume or complexity of automated application control is higher and management is placing greater reliance on these controls for effective processing। अगर आप ज्यादा रिलायंस आप किस पे रख रहे हो, अगर आप ज्यादा रिलायंस ऑटोमेटेड कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, तो आप अगर उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रख रहे हो, तो हो सकता है ना कि अगर वो कंट्रोल्स कोई सरकमवेंट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, बराबर उसको बाईपास कर ले, तो रिस्क आ सकती है। फिर आपका डेटा जो है
वो किसी और अनवांटेड पर्सन के पास चला जाएगा, वो आपको सिस्टम से बाहर निकाल देगा, एनीथिंग कैन हैपन। सो अपने को फोकस करना है हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द रिस्क, तो यू कीप इन माइंड दिस 3 स्टेप्स। ठीक है, सो कौन से 3 स्टेप्स? कौन सा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, या तो थर्ड पॉइंट क्या कह सकता है, आप अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स यूज कर रहे हो और उसके ऊपर आप अगर ज्यादा रिलायंस रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? यस सर। व्हाट आर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी? सो बस इसी की बात कर रहे हैं, कैसे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नंबर 1, unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, बराबर है। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या हो सकता है? देयर कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। डिस्ट्रक्शन मतलब डेटा आपका डिलीट कर दे या उसमें इम्प्रॉपर चेंजेस कर ले, मतलब ये अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट कैन बी व्हाट, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, या आपके डेटा को कर ले, including recording of unauthorized or non-existent transaction or inaccurate recording of transactions. Particular risk may arise where multiple users have access to common database. That is, हम लोग बात कर रहे हैं कि when the data is on a shared network, किसके ऊपर है? shared network के ऊपर है, when there is a common database। तो ये unauthorized access कैसे हो सकता है? तो ये हम लोग जो क्या बोलते हैं, अलग अलग वायरसेस होते हैं ना ये, सो ये अलग अलग वायरसेस जो डालते हैं, बराबर, मालवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, बराबर। सो द वायरस इज लाइक दिस, बराबर है। तो ये लोग क्या करते हैं, इससे आपका डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल ट्रोजन हॉर्स, बराबर, वायरस। सो ये जो है आपके सिस्टम में रह के इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है, और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, मालवेयर्स। क्लियर एकदम? यस। सो ये हो गया अनऑथराइज्ड एक्सेस। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? फर्स्ट पॉइंट एकदम कॉमन, सिंपल। आपका आईटी में आप क्या डरते हो आज? आपके सिस्टम के अंदर किसी ने भी क्या कर दिया, एक्सेस कर लिया गलत तरीके से, तो इसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया। तो इसके अंदर जैसे आज आप देखते हो कि बहुत से लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं, बराबर, जो उसने कभी इंटेंट करी नहीं थी, बराबर है। या कुछ भी किसी को भी फॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, अकाउंट आपका ब्लॉक कर देंगे, ऐसा। देन द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, आईटी पर्सनल, आईटी पर्सनल, बराबर है, गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी टू परफॉर्म देयर असाइंड ड्यूटीज, thereby breaking down segregation of duties, unauthorized changes to data in master files। मतलब अगर आपने आईटी पर्सनल को क्या दे दिया, आपने गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस, दैट इज आपने उसको सुपर एक्सेस दे दिया, बराबर। मतलब भाई तू चाहे वो चीज एक्सेस कर सकता है, तू चाहे वो चीज जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की व्यू कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक तो सेग्रीगेशन तो ब्रेक हो जाएगा, और वो जो मास्टर डेटा है उसमें भी वो चेंजेस कर सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक आईटी बंदे ने क्या किया था, जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट करने गया था, तो उस आईटी वाले बंदे ने क्या किया था मालूम है आप लोगों को, कि उसने जो है ना, वो ऑफिस में, मतलब जब वो आया ना, तो इस बंदे को जो है ना, अभी सब कुछ यही कर रहा है ना, सो दे नो, दे नो, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना, दे नो स्ट्रेंथ्स दे नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ व्हाट सिस्टम्स। उसको सिस्टम की स्ट्रेंथ भी पता है और उसको सिस्टम का वीकनेस भी पता है।
तो ऐसे केस में वो क्या करता है, अनऑथराइज चेंजेस कर लेगा। तो उसने क्या किया था, अटेंडेंस जो है ना, वो कभी मतलब उस महीने उसकी काफी छुट्टी हो गई थी, हाफ डेज हो गए थे, तो उसके पास वो जो अटेंडेंस मशीन है उसका जो कोड है रीसेट करने का, वो सब था उसके पास। तो उसने उसका एम्प्लॉय आईडी जो है उसके हिसाब से उसने क्या कर लिया, उस सिस्टम को टेम्पर कर लिया और उसका घर बैठे बैठे वो उसका अटेंडेंस मार्क करता था। बराबर है कि नहीं? तो आप समझिए ऐसे जब होता है तो ये अलग अलग रिस्क आ सकती है कि अगर किसी व्यक्ति को सुपर एक्सेस मिल जाए तो। सो गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनऑथराइज चेंजेस टू व्हाट। अभी इधर किसको हो रहा था, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा था, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं देयर इज अनऑथराइज चेंजेस टू व्हाट, आईटी एप्लीकेशंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। सो आपके एप्लीकेशंस आप चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो, बराबर है। फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट टू आईटी एप्लीकेशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। अगर आप अपडेट नहीं करोगे सिस्टम्स को, बराबर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है, बराबर, इधर सॉफ्टवेयर अपडेट अगर अपन देखें यहाँ पे, सो इधर क्या लिखा हुआ है, ये जानबूझ के आपके लिए अपडेट नहीं किया, ये ध्यान देना। दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स। ये अपडेट क्यों करा इन्होंने, ये अपडेट क्यों मतलब क्यों लाया इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये सिक्योरिटी अपडेट जरूरी है, ये सबके लिए है। ये तो सिक्योरिटी अपडेट होना बहुत जरूरी है। समझ में आया आप सबको? सो आपने समय समय पे सिस्टम्स को अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं तो सिक्योरिटीज जो है वो आपकी लैप्स हो सकती है। Inappropriate manual intervention, data loss or corruption is a major risk which arises from the use of IT. If appropriate cyber security controls or protocols are not followed, बराबर, may lead to loss of what sensitive data. Hackers might encrypt your system और illegally break into your system. ये जो है हैकर्स जो यूज करते हैं इसके लिए, उस वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और आपको उस सिस्टम का एक्सेस अगर चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और फिर वो आपको सिस्टम का एक्सेस देगा। ऐसी बात है, ठीक है। रिस्क ऑफ फ्रॉड कैन अराइज इफ यूजर्स अल्टर द इंफॉर्मेशन और देर इज अ केस ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच, थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, बराबर है कि नहीं। तो वो जैसे आपने बीच में देखा था कि जब कोविड के टाइम पे कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, यूएस, ये क्या कर रहे थे, दे वो वेजिंग व्हाट, साइबर वॉर, साइबर अटैक्स, बराबर। कि जो भी वैक्सीन बना रहा है तो उसका फॉर्मूला चुराने के लिए बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स हो सकता है। देन देर इज अ रिस्क ऑफ व्हाट, डाउन टाइम, बराबर। डाउन टाइम मतलब क्या, सिस्टम्स नॉट वर्किंग। डाउन टाइम मतलब क्या कहते हैं, सिस्टम्स आर व्हाट नॉट वर्किंग विच इज कॉज्ड बाय हार्डवेयर फेलियर्स, फॉल्टी कॉन्फ़िगरेशन, साइबर अटैक्स और पावर आउटेज। सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। अगर आपका मतलब सिस्टम, मेरे को आज अभी लेक्चर लेने का है, बट मेरे को लेक्चर लेने का है बट पावर ही नहीं है, तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरे को लॉस हो जाएगा ना। अब पावर नहीं है, इसके वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अब बट यही सोचो, अगर मैं ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, अपना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता, तो काम हो जाता ना भाई मेरा, बिल्कुल। सो मेरे को पावर की जरूरत नहीं, डे लाइट में पढ़ा लेता मैं एकदम मस्त, सुबह हो रही है अभी बढ़िया एकदम, अपन पढ़ा लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आज अगर पावर चली जाए, लाइट चली जाए, तो मैं लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बगैर पावर क्या, आई कैन नॉट। आज मेरे को लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, कैमरा चाहिए, तब जाके होगा। तो दैट इज व्हाट इज द रिस्क, कि डाउन टाइम भी हो सकता है आपका, राइट। So systems will be unavailable or it will be not operational, which may hamper the business. Which may hamper what? The business. ये business को फर्क पड़ेगा। अब मान लो अगर कुछ हो जाए, जैसे अभी चेन्नई में अपन ने देखा रिसेंटली, जो क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोन आया। तो अगर वो साइक्लोन के वजह से, अगर आप समझिए पावर आउटेज हो गया, बराबर, पानी पानी हो गया, फिर क्या, बिजनेस हो ही नहीं सकता ना आपका, बराबर। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। सिस कंपनीज यूज मोर देन वन आईटी सिस्टम्स टू सपोर्ट देयर बिजनेस। सिस्टम इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग वन और मोर सिस्टम्स, एंड सिस्टम कंपैटिबिलिटी कम्स इन प्लेस।
सिस्टम इंटीग्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी हैव सम रिस्क, वापस मैंने कहा शेयर्ड नेटवर्क पे आते हैं अपन। इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर इन वन सिस्टम may also lead to widespread failure in the integrated systems। मतलब अगर आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, और अगर आपका सर्वर जो है, ये अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो शेयर नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, सर्वर डाउन हो गया तो बाकी कुछ काम ही नहीं कर सकते। बहुत सी बार आपने बैंक्स में देखा होगा, जब आप जाते हो बैंक में पैसे जमा करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, या कुछ काम होता है, तो वो बोलते हैं अभी नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम डाउन है, सर्वर डाउन है, बराबर के नहीं। तो सर्वर डाउन है मतलब क्या हो गया, सब जगह पे उसका बैंड बच गया ना, काम हो ही नहीं सकता आगे। तो वैसा है, सिस्टम फेलियर may lead to widespread failure, or if the integration between the two systems is not appropriated, the end result will be what, incorrect। Systems compatibility means sharing compatible hardware software। Compatibility risk arises in different versions of same software। If patches are not upgraded तो वो सिस्टम भी वो मैच नहीं करता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं मालूम आपको, आप लोग ये कॉल ऑफ ड्यूटी, अभी लड़कियां ध्यान दो, कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, या तो पबजी एक गेम है ये, बराबर के नहीं। सो आप समझिए ये जो गेम्स है ना, ये अगर मान लो आपका एक दोस्त कोई पुराना वर्जन है और एक दोस्त ने अपग्रेड कर लिया, तो वो दोनों सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है, तो डेटा शेयर नहीं होता, नेटवर्क शेयर नहीं हो, नेटवर्क पे डेटा शेयर नहीं होगा। सो वैसा है, तो यू हैव टू बी ऑन व्हाट, ऑन द सेम सॉफ्टवेयर, यू इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्जन्स तो प्रॉब्लम है ऐसा। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ द usage, IT risks of regulatory compliances increases। So any change in the law, guidelines, agreements will impact business, its related costs, investments, etc। FMCG sector will be subject to different regulatory than the financial company। तो हर एक के लिए उसके laws अलग अलग है। Last, performance issues arises with where requests are processed and IT systems। Heavy data load, बहुत डेटा है, network usage impacts the application's performance and its what, responsiveness। To overcome the performances, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हाई वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपको सिंपल अगर एग्जांपल बताऊं, मैं आपको होना चाहिए, बता दूं मैं आप लोगों को, मतलब रिसेंटली रुको जरा, तुमको दिखाता हूँ मैं लॉग इन करके। ये जो है, ये अपना फैकल्टी डैशबोर्ड है। सो अभी इसमें मैं माय ऑर्डर्स में जाता हूँ। अभी सिस्टम पे लोड है, अभी मेरा इंटरनेट फास्ट है, ठीक है। सो ये मैं गया माय ऑर्डर्स पे। अभी रिसेंटली क्या है, अभी ग्रुप 2 की भी बैचेस स्टार्ट हुई, ऑडिट की बैचेस स्टार्ट हुई इंटर लेवल पे। सो बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहे हैं। सो अभी ये जो आप देखोगे, सो ये ग्रुप टू का ये देखो ऑर्डर्स है। अभी जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आज के मेरे को ऑर्डर्स, टुडे 4 दिसंबर, आज के अगर मैं ऑर्डर्स अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे,
सिस्टम का परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, अब देखो कितनी देर वेट करना पड़ रहा है सर्वर के ऊपर लोड, परफॉर्मेंस इश्यूज है, काम तुमको फास्ट करना है। सो अभी ये जो है, ये देखो आज के 55 ऑर्डर्स हो गए अभी तक, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। अभी अगर मेरे को सिर्फ है ना यहाँ पे 1 मतलब क्या बोलते हैं उसको, चलो एक काम करते हैं, मेरे को फुल फाइनेंशियल ईयर अभी तक का जो है, मान लो एडवांस टैक्स भरने का है और टिल डेट तक का मेरे को सील देखने का है। पागल हो जाएंगे तुम, देखना वो सिस्टम बोलेगा ए माफ करो भाई, चक्कर आ गए मेरे को, ऐसा देखना अभी, इसको समझ झेपेगा ही नहीं उसको, दम ही तोड़ देगा वो। कितना टाइम ले रहा, अब बताओ, अपने को काम करने का है, परफॉर्मेंस इश्यूज, कितना स्लो कितना स्लो। देखो अभी तक पूरा लोड नहीं हुआ है वो, अभी लोड हुआ पूरा, ये देखो अभी भी नहीं हुआ, हो जा भाई। सो ये नीचे देखो इधर 10,235 एंट्रीज। सो इतने अभी तक बच्चों ने एनरोल किया, पढ़ा, ठीक है। सो अब ये सिस्टम जो है ना, ये क्या हो गया यहाँ पे, जो ये सिस्टम है, ये ऐसे इसमें क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। So this is what I am talking कि performance issues arises with way requests are processed in the IT systems. Heavy data load, network usage impacts the application performance and responsiveness. कि उसका performance, उसका actual जो usage है वो क्या हो जाएगा, तो ये application, उसका response, ये सब क्या हो जाएगा, affect हो जाएगा। To overcome, तो अपने को फिर क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब क्या करने पड़ेंगे, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, स्केलिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन बच्चा, स्केलिंग, अप स्केल करने का उसको। However, scaling can be expensive, therefore an informed decision should be made in case of adding hardware or changing the architecture. So these are what the different risks that come into picture. फटाफट ये अलग अलग रिस्क को आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो सही है। पढ़ो रे, आधे बच्चे सोच रहे करना क्या है, पढ़ना है भाई।
एक एक लाइन डिटेल में पढ़ो रे बाबा। चलो हो गया क्या? सो लेट्स गो ahead फ्रॉम हियर नाउ। सो अभी जो है हमने क्या क्या बातें करी यहाँ पे, अब देखिए समझिए इसको। सो आइडेंटिफाइंग द रिस्क में फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क। तो हमने क्या देखा कि आपने नेचर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस कौन से यूज कर रहे हो, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखनी है, और उनके जो रिलेटेड जो रिस्क है वो अपने को देखना है। सो हर एक एप्लीकेशन जो है उसकी एप्लीकेबल रिस्क और उसमें जो आप कॉम्प्लेक्सिटी और कंट्रोल्स जो है वो आपको देखना है। सो आफ्टर हाउ, सो आपने देखना है कि व्हाट आर द, हाउ टू असेस के बाद, हाउ टू आइडेंटिफाई के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों कि व्हाट आर द रिस्क दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ व्हाट आईटी। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट यू नीड टू नो द एप्लीकेशन, the risk associated with that, and what is the volume, complexity, the automation of controls, कितना आप extent of reliance है उस पर, वो हिसाब से। तो कौन से रिस्क आ सकते हैं, सो ये सब हमने इसके एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स दैट कैन कम इनटू पिक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। नो हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसीज इंपैक्टिंग द ऑडिट। सो अब यहां पे अपन क्या है, फर्स्ट अपन ने बात करी, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क के बाद सेकेंड रिस्क के बारे में हमने स्टडी किया कि रिस्क को पहले कैसे ढूंढना है, और दूसरा कौन से रिस्क होंगे। सिंपल एकदम, यस सर। सो अब बात करते हैं, नो हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसीज इंपैक्टिंग द ऑडिट। मतलब आपका बिजनेस आईटी यूज कर रहा है, अब वो आईटी यूज कर रहा है तो उससे आपके ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको स्टडी करना है। आई बात समझ में? सो नो हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसीज दैट आर इंपैक्टिंग योर ऑडिट। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द entities IT dependencies बराबर is a consistent, in a consistent clear manner helps identify the entities reliance upon IT, understand how IT is integrated into the business, identify the potential risk arising from the use, identify the general controls, and enables us to develop an effective and efficient approach. So it helps us to develop what? An effective and efficient approach। मतलब आप कितना आईटी यूज कर रहे हो। अभी ये सब के बारे में अपन ने बात करी कि रिलायंस एंटिटीज रिलायंस अपॉन आईटी, मतलब कितना आईटी अपन यूज कर रहे हैं। बराबर, जो हमने बात करी थी, एग्जाम्पल्स ऊपर सारे डिस्कस करें अंडरस्टैंडिंग दी आईटी में, कि जैसे हम लोग रिलायंस आज अपना ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रोसेस जो पूरा ऑटोमेटेड हुआ है, तो ये सब के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं आईटी का। करेक्ट है एकदम। सो ये रिलायंस है। फिर हाउ द आईटी इज इंटीग्रेटेड इनटू द एंटिटीज बिजनेस, मतलब कितने स्टेजेस पे, मतलब हर बिजनेस प्रोसेस क्या आईटी के थ्रू हो रहा है, कैसा इंटीग्रेटेड है, तो आप कितना यूज कर रहे हो, कितने हद तक वो आपके बिजनेस में इंटीग्रेटेड है, मर्ज्ड है। फिर उसके वजह से पोटेंशियल रिस्क जो अभी हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा,
एक्सेस का सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड डेटा चेंजेस हो सकते हैं, बराबर है। तो आप रैंसमवेयर के शिकार हो सकते हो। ये पूरा जो लिस्ट है, परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, बराबर, परफॉर्मेंस इश्यूज है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, क्या बोलते हो, सिस्टम कंपैटिबिलिटी का रिस्क आ सकता है, बराबर, डाउन टाइम वाला विषय हो सकता है, डेटा लॉस, डेटा करप्शन हो सकता है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहा तो, नेसेसरी अपडेट नहीं करा तो, अनऑथराइज चेंजेस हो जाएंगे, एक्सेस प्रिविलेज एक्सेस किसके पास रहा तो, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। तो ये इतने सारे रिस्क हो सकते हैं, बट किस वजह से, आप आईटी को कितना यूज करते हो उसके हिसाब से। समझा बात को। इससे फायदा क्या होगा, एक अच्छा ऑडिट अप्रोच जो है, इफेक्टिव एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच अपन बना सकते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, it is important for an effective and efficient audit approach। इस मेन क्वेश्चन के सामने आंसर लिख लो। फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अप्रोच। आईटी डिपेंडेंट है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ हाउ दीज डिपेंडेंसीज कम इनटू पिक्चर। IT dependencies are created when IT is used for what? Initiate, authorize, record, process or report transaction or other financial data for inclusion of what? Your financial system. Now basically try to understand मेरा बच्चा, ये initiate, authorize, record, process and report वाला जो ये बात हो रहा है, इसको हम लोग सिंपली अपन एकदम आसानी से बात करें तो इसी को अपन बोलते हैं एज व्हाट? अकाउंटिंग सिस्टम। आप अकाउंटिंग सिस्टम में ये आईटी को हर एक स्टेज पे आप कैसे यूज करते हो। आईटी डिपेंडेंसीज आर क्रिएटेड व्हेन आईटी इज यूज्ड। अगर आप आपके बिजनेस में आईटी यूज कर रहे हो उस अकाउंटिंग सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है आप डिपेंडेंट हो। आप फाइनेंशियल ऑडिटर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर रहे हो, और अगर एंटिटी उसमें आईटी यूज कर रहा है तो आपको फोकस करना है कि भाई आप कितने डिपेंडेंट हो, कौन से स्टेजेस पे आप आईटी यूज कर रहे हो। देर आर 5 टाइप्स ऑफ दिस आईटी डिपेंडेंसीज, 5 तरीके के। एक तो आप सिस्टम में क्या करते हो, आईटी है मतलब ऑब्वियसली मैनुअल कंट्रोल्स नहीं होंगे, आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे। वी टॉक अबाउट इज द ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। फिर उसके बाद आपको सिस्टम क्या करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। सिस्टम्स आपको कैलकुलेशंस करके देगा, डिस्काउंट का, इंटरेस्ट का, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और अलग अलग इंटरफेसेस आपको प्रोवाइड करके देगा, बराबर कि नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आप समझिए बात को। ये अलग अलग डिपेंडेंसीज है ये, बराबर है, जिसके लिए आप आईटी को यूज करते हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आईटी आपके लिए एज एन ऑडिटर इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आप अच्छा खासा एक ऑडिट अप्रोच डिजाइन कर सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो क्लाइंट है, आपका जो क्लाइंट है वो आईटी के लिए मतलब डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा यूज कर रहा है आईटी को। उसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड इनटू द आईटी एनवायरनमेंट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये होते हैं इनबिल्ड इनटू द सिस्टम। दे आर व्हाट? इनबिल्ड इनटू सिस्टम। ये किधर है, सिस्टम के अंदर इनबिल्ड है। टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स, फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑर्डर अप्रूवल वाया वर्क फ्लो और फॉर्मेट चेक्स।
मतलब क्या है, आपने जब परचेस ऑर्डर डालते हो तो कुछ फॉर्मेट्स में आपको डेटा पुट करना होता है। जैसे हम लोग DDMM YY में डालना होता है, कौन से डेट का, अमाउंट का। सो ये जो है ओनली अ पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड। या एग्जिस्टेंस चेक, मतलब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट कस्टमर नंबर के नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी आप अगर कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन भी आप करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आपने पेमेंट इनिशिएट किया है, वो फेल हो जाता है और आप दोबारा से ट्राई करते हो वो पेमेंट करने का, तो वो बोलता है योर ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ अनदर ट्रांजैक्शन फॉर द सेम अमाउंट। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस चेक, कि भाई ऑलरेडी ऐसा कुछ एक ट्रांजैक्शन चालू है, तेरे को वापस से करने का है क्या तू, या तू रुक जा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस चेक। ये सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजनेबलनेस चेक्स, दैट इज मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट। रीजनेबलनेस चेक मतलब क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हो तो एक टाइम में, जब आप अभी यूपीआई पे ये शुरू हुआ है रिसेंटली, आप अगर देखोगे या शायद बहुत टाइम से पहले मैं देख रहा हूँ ये, कि अगर आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, क्यूआर कोड से आपको पेमेंट करने का है कोई, ठीक है, आपका दोस्त आपको क्यूआर कोड भेजता है, आप वो डाउनलोड करते हो और वो क्यूआर कोड आप अपलोड फ्रॉम गैलरी करते हो। तो अगर ऐसा इमेज आपके गैलरी के अंदर ऑलरेडी है और वहां से अगर आप अपलोड कर रहे हो तो 2000 तक का ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता पेमेंट। फिर वापस आप कर सकते हो बट मैक्सिमम पेमेंट उस समय पे 2-5 हजार रुपए का ही होता है। तो वो होता है रीजनेबलनेस चेक, बराबर है। सेम वे में आप समझिए, इधर एग्जाम्पल दिया मैक्सिमम पेमेंट का, बट ऐसे आप जब ऑनलाइन कोई फॉर्म्स वगैरह भरते हो तो मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का है, तो अगर आप उसमें 8 डिजिट डालोगे तो वो रीजनेबल नहीं है, 9 डालोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं रीजनेबलनेस चेक। सो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हो अकाउंटिंग सिस्टम में, तो ये इनबिल्ट कंट्रोल्स जो है, जो फॉर्मेट चेक करेगा बराबर से डाला क्या नहीं डाला, आप वो चेक करेगा कि भाई वो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है क्या, एक ही कस्टमर को 2 बार नहीं जाना चाहिए ऑर्डर, तो ऐसा। सो डुप्लीकेट कस्टमर नंबर कैन नॉट बी एग्जिस्ट, एक ही कस्टमर को 2 बार नहीं जाएगा, तो ऐसा। तो ऐसे ये कंट्रोल्स के लिए दोस्तों वी आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, आईटी। उसके बाद रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स आर द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय आईटी सिस्टम्स। बहुत सारे रिपोर्ट्स आज के तारीख में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम अपने को बना के देता है और उसके हिसाब से हम लोग आगे का जो कॉल है वो लेते हैं, डिसीजंस जो है वो हम लोग लेते हैं। दीज रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड बाय द एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, manual controls, including business performance reviews, or maybe the source of entities information used by testing the items or performing substantive test of details or performing substantive analytical procedures। तो जैसे अगर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो सिस्टम अपने को रिपोर्ट्स जनरेट करके देती है, सो आज हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक ये इधर बात कर रहा है कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, मतलब डेटर्स का जो रिपोर्ट है, करंट है नॉन करंट है। तो वो रिपोर्ट अगर अपन देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि अपने को मैनुअल कंट्रोल फिर उसका क्या लेना है। सो मैनुअल कंट्रोल इसका लेना है वो है रिकवरेबिलिटी, कि अगर वो नॉन करंट डेटर्स दिख रहा है या उसका पैसा ड्यू हो गया है अभी, तो उसको वापस से मांगना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, उसकी रिकवरेबिलिटी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल लगा रहे, फोन करके बोलेंगे पैसा दे करके। और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि ये भी सिस्टम्स आपको बना के देगा। अब बस उसके अंदर डेटा डाल दो कि ये चेक बैंक में कौन से डेट पे क्लियर हुआ है, हमने एंट्री कौन सी पास करी है। तो टेक्निकली आप बैंक स्टेटमेंट क्या करते हो, सिस्टम के अंदर फीड कर देते हो, बराबर है। और आपका जो बैंक लेजर है वो तो है ही है, तो वो उसके अंदर सिस्टम खुद ही एनालिसिस करके कौन से चेक नंबर्स कौन से क्लियर हुए हैं, कौन से डायरेक्टली बैंक में जमा हुए हैं बट आपने उसकी एंट्री नहीं करी है, सिस्टम आपको पूरा रिकंसिलिएशन बना के दे देगा। और उसके बाद आपको करेक्टिव एंट्रीज जो उसकी पास करनी है मैन्युअली, वो आप कर सकते हो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके। सो आप समझिए बात को, कि आप जब सिस्टम्स आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है और उसके बेसिस पे आप फिर मैनुअल कंट्रोल्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैनुअल कंट्रोल एग्जीक्यूट करने के लिए आप आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, दैट इज रिपोर्ट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। तो यस हो गया ना आईटी डिपेंडेंसीज, यस सर। सो एक ऑटोमेशन कंट्रोल्स हो गए, एक रिपोर्ट्स हो गया।
तीसरा अपन बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस आज के तारीख में सब कुछ मैनुअल कैलकुलेशन, मतलब ऐसा कोई भी आप कहीं भी जाइए आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि कोई व्यक्ति कैलकुलेटर लेके बैठ के वो कैलकुलेशंस कुछ कर रहा है। आज के तारीख में सारा का सारा कैलकुलेशंस ये सर सिस्टम्स करके दे रहे हैं अपने को। आप समझिए, आज आप शॉपिंग को जाते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल दिया। आप शॉपिंग को जाते हो तो वो बस बारकोड स्कैन करता है, उसका पूरा जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स है कुछ नहीं है, वो सब कुछ सिस्टम्स में तुरंत आपको देखने को मिलता है। आप अगर बैंक्स का कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट का, पेमेंट्स का या इनकम का, तो आप समझिए ये सब कुछ जो है बैंक्स क्या करती है, सिस्टम के अंदर डेटा डाल देती है, सिस्टम कैलकुलेट कर देता है। यही नहीं, अगर आप डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस भी अगर देखेंगे तो सिस्टम के अंदर उसका रेट डाल देना है, उसका जो क्या बोलते हैं उसका परचेस डेट डाल देना है। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपना जो है WDV के हिसाब से या SLM जैसा जो आप क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, सिस्टम डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेगा। इन्वेंट्री का जो काउंट है वो भी सिस्टम देख लेगा। सारा कैलकुलेशंस जो है सर ये सिस्टम्स आज की तारीख में कर रहे हैं। सो अगर इन सब के लिए हम लोग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये अपने ऑडिट को इम्पैक्ट करेगा ना। तो ये डिपेंडेंसीज हम लोग ने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से चीजों के लिए आप IT के ऊपर डिपेंडेंट हो। सो कैलकुलेशंस फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस आर परफॉर्म्ड बाय व्हाट? IT। ठीक है। सो दीज कैलकुलेशंस आर व्हाट परफॉर्म्ड बाय एन IT सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। For example, we'll apply a straight line depreciation formula to calculate what? Depreciation बराबर है of an asset. Cost of the asset less residual value divided by the useful life of an asset. Or the system will calculate the value of the amount invoiced to a customer by multiplying the item price, the quantity shipped. वो पूरा बस बारकोड स्कैन करने का, वो एक आइटम कितनी बार है, सिस्टम जो है वो सब कुछ ही आपके लिए काम कर देगा। तो 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट अपन बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। सो सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज enabled by the IT environment to restrict access to information and determine separation of what roles and responsibilities that could allow an employee to perpetrate and conceal errors or fraud or to process errors to go undetected। आज IT के वजह से क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आप सिस्टम के अंदर एंट्रीज आप पंच कर लो, बट बाद में उसका अप्रूवल जो है वो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है उसके पास जाता है। सो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो आप समझिए कि वो सिंगल हैंडेडली स्टार्ट टू एंड नहीं कर सकता है। दैट इज द सिक्योरिटी दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ IT। Interfaces are programmed that logic to transfer data from one IT system to another. सो आज मेरे को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है। आज मैं क्लाउड सर्विसेज यूज करता हूँ, वेब सर्वर्स यूज करता हूँ। तो ये सब क्या है, मेरे को एक से जगह दूसरे डेटा ट्रांसफर करना है, आई यूज व्हाट? क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेस में भी प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पेरोल सब लेजर टू जनरल लेजर। तो ऐसा भी आप क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या वन लेजर टू अनदर, उसको फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन पता होता है। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप समझिए कि आज जब हम लोग, मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल है इंटरफेसेस की अगर बात करूं, सो आज हम लोग एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री अगर पोस्ट करते हैं ना, जेई मतलब क्या लिख देता हूं पूरा आपके लिए। सो अगर हम लोग उसका एक सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो उसको ऑटोमेटिकली पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके उसको कहाँ रुकना है। मतलब इतना पूरा एंड तक उसको मालूम है कि उसको कहाँ प्रेजेंट होना है। जो हम लोग आज के तारीख में नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, तो उसको पता है कि मेरे को ये नोट्स में इधर दिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये ग्रुप में क्लब होके मुझे वो पर्टिकुलर ग्रुप में दिखना है। सो ये इंटरफेसेस है। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज देर आर 5 टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसीज। कौन से 5 टाइप के हैं फटाफट बोल दीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ये। सो कौन से है? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिपोर्ट्स, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड इंटरफेसेस की। चलो इसको रीड करेंगे।
चलो लेट्स प्रोसीड। सो हमने क्या क्या बात करी, हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले अपने लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो हमने देखा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ये अपना अच्छा ऑडिट अप्रोच हम लोग बना सकते हैं। कि कैसे डिपेंडेंसीज आती है वो देखा हमने अभी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसीज। अगर आप आईटी पे डिपेंडेंट हो तो क्या क्या रिस्क आ सकती है वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। सो हाउ आईटी डिपेंडेंसीज हेल्प यू इन ऑडिट, तो ऑडिट अप्रोच बना के कौन से टाइप्स के ऑडिट रिस्क है, सॉरी डिपेंडेंसीज है वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर डिपेंडेंसीज के बेसिस पे रिस्क को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। When auditors identify IT dependencies that are relevant to the flow of transactions, जो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में है, बराबर के नहीं, so and processing of financial information, they need to understand how management responds to the risk that may arise from them. Management may implement information technology general controls, right, ITGCs, to address the risk related to IT dependencies. तो कांटे को ही काटा क्या करेगा, निकालेगा। तो आपको पता है कि अगर आईटी के वजह से आपको रिस्क आ रही है तो आपको जो कंट्रोल्स लगाने हैं, आपको वो कंट्रोल्स कौन से लगाने हैं। सो नो डाउट आपको जो कंट्रोल्स लगाने हैं वो आईटी के ही कंट्रोल्स आपको लगाने हैं। सो द इलस्ट्रेशन इज व्हाट, एन ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स ऑफ ईच एरिया। सो आइए एक एक बात करते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet the financial reporting। कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, वो ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। ये वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी क्या क्या होता है उसके अंदर। एक्सेस रिक्वेस्ट बेसिक एकदम ही अभी फटाफट पढ़ने का, इसको खत्म करने का। एक्सेस रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन आर रिव्यूड एंड ऑथराइज्ड, किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगा। एक्सेस ऑफ टर्मिनेटेड यूजर इज रिमूव्ड, अगर आप देखोगे कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसके सारे क्रेडेंशियल्स जो है वो सिस्टम से हटा देते हैं, बराबर है। सो टर्मिनेटेड एंड रिमूव्ड। राइट टू एप्लीकेशंस, एक्सेस राइट्स टू एप्लीकेशंस, ठीक है, are periodically monitored. Transactions of administrative and sensitive generic IDs are monitored. Security policies and procedures are maintained. And access to operating system and database is what restricted. क्योंकि मेन ओएस को और डेटाबेस को कैसे एक्सेस देंगे, तो ये एक्सेस के लिए क्या क्या है आपको समझा कि आपको पहले एक्सेस जो है वो रिव्यू और ऑथराइज होगा, उसके बाद टर्मिनेटेड यूजर को रिमूव कर दिया जाएगा उसका एक्सेस। राइट्स टू एप्लीकेशंस, एक्सेस राइट्स टू एप्लीकेशंस आर पीरियडिकली मॉनिटर्ड, जिनके पास है। जेनरिक आईडीज आर मॉनिटर्ड, सिक्योरिटी पॉलिसीज आर देयर एंड द सिस्टम्स डेटाबेस इज व्हाट रिस्ट्रिक्टेड। ये हो गया एक्सेस कंट्रोल्स। अभी अपन बात करेंगे प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल मतलब क्या, आपको नया सिस्टम के अंदर नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को आपको अपग्रेड करना है या मॉडिफाई करना है, तो कोई भी चेंजेस आपको प्रोग्राम में करने हैं उसके लिए आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। सो दीज आर व्हाट द आईटी कंट्रोल्स। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा आईटीजीसीज के ऊपर, तो कौन से आईटीजीसीज है ये पता होना बहुत जरूरी है। सो मॉडिफाइड सिस्टम्स टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो अगर आप सिस्टम मॉडिफाई कर रहे हो दैट इज प्रोग्राम चेंज, तो कंट्रोल है। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर मेंटेन्ड। पहले उसका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा, तो मतलब क्या होगा, पहले डेवलप करेंगे उसको, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले डेवलप करेंगे। टेस्ट एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स आर सेग्रीगेटेड फॉर चेंजेस टू द एप्लीकेशन। डेवलप, टेस्ट एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट की वो कैसे है। देन चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड। चेंजेस टू एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन आर टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। इमरजेंसी चेंजेस आर अप्रूव्ड। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज व्हाट मेंटेन।
बिटवीन डेवलपर एंड इम्प्लीमेंटर। लास्ट में डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑब्जेक्टिव कंट्रोल्स। ये क्या होता है? डेटा सेंटर मतलब जहां पे डेटा स्टोर किया है, बराबर, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोल रहे हैं डेटा सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डेटा सेंटर, जहां पे डेटा स्टोर हुआ है। ये जो डेटा स्टोर हुआ है, अब इधर से ये नेटवर्क के थ्रू, ये किधर जाएगा? ये नेटवर्क के थ्रू ये अपने सिस्टम पे आएगा। सो दिस इज व्हाट इज नेटवर्क। सो हो सकता है कि आपका जो डेटा है लोग यहीं से चुरा ले, या आपका जो डेटा है ये नेटवर्क से चुरा ले। तो इसीलिए डेटा सेंटर या नेटवर्क पे भी क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स are appropriately backed up to meet the financial reporting objectives. So data backup and recovery is maintained, data is properly recoverable, restoration testing is performed, compliance of service level agreements, जो आपके सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं उनके साथ जो हम लोग अग्रीमेंट एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं SLAs, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। And batch jobs scheduled are monitored and failures are accessed and access is restricted. Batch jobs are scheduled, are monitored, batch jobs scheduled are monitored for failure and access is restricted। मतलब batch job मतलब क्या होता है? जो पार्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। कुछ क्या प्रोसेस होता है? ऑनलाइन तुरंत क्विक प्रोसेस होता है, बट कुछ को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं? इन इंटरवल्स। जैसे हम लोग पेमेंट अपने को रिसीव होता है NEFT के माध्यम से, तो NEFT के माध्यम से जब वो पेमेंट अपने को मिलता है, और IMPS जो होता है, IMPS क्या होता है? रियल टाइम। RTGS रियल टाइम। NEFT ये बैच में होता है। तो अगर वो बैच में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको मॉनिटर करो, और वो नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस हुआ है या नहीं चेक करो, अगर नहीं हुआ है तो उसको मॉनिटर करो, ऐसा। So IT dependencies affect the design of the controls and how they are implemented. Therefore, auditor considers IT dependencies relevant to audit and evaluate what the related risks. Auditors should scope in ITGCs to test whether IT dependencies identified in the system. If controls around IT environment are not implemented or operating effectively, it will result into not relying on those controls. समझा? सो ऐसे ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है, एंड दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट द रिस्क। तो ये पूरा पूरा सिस्टम आपको समझ में आया? सो हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूसेज ऑफ आईटी, कि आईटी के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना, नंबर 1 पॉइंट। आईटी में रिस्क कौन से होते हैं वो, और डिपेंडेंसीज के वजह से कौन से रिस्क आते हैं। सो पहले क्यों आपको आईटी डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करना है, आईटी डिपेंडेंसीज क्या होता है, किस वजह से डिपेंडेंसीज अराइज होती है, और फिर उसके लिए रिस्क आती है, तो रिस्क को रोकने के लिए हम लोग को आईटी के ही कंट्रोल्स हम लोग को यूज करना है। एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा अगेन, देन वी गो अहेड।
चलो, so let's go ahead from here now. So now assessing the cyber risks including remote audit. तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, नया टॉपिक, assessing what the cyber risks. So assessing cyber risk including what remote audit. So क्या कह रहा है यहाँ पे, a cyber, what is a cyber risk? अगर आप पे साइबर अटैक हुआ है टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटिंग सिस्टम और नेटवर्क with an intent to cause damage, steal, expose, alter, disable और destroy. So इस रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर रिस्क कहते हैं. So आपको मालूम है, एक जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. ये देखिए, एम्स दिल्ली हिट बाय फ्रेश साइबर अटैक फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ ईयर. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. भाई, यू सी द न्यूज, इट वॉज इन जून 23. सो क्या हुआ, डिटेक्टेड अ मालवेयर अटैक, बराबर, ऑन ट्यूसडे. क्या लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ 1 minute रीड. The All India Institute of Medical Science in New Delhi was hit by a fresh cyber attack. The premier medical institution said that an attempt of malware attack was successfully thwarted and the threat was neutralized in time. A malware attack was detected at 2:50. ये तो है एक एक्चुअल में उनके साथ जो हुआ था. यहाँ ये देखो, ये वाला वो तो सेकेंड टाइम वाला हो गया, वो तो ठीक. अभी फर्स्ट ये, उसके बाद हुआ देखो, 5 AIMS servers, AIIMS servers hacked, 1.3 TB data encrypted in recent cyber attack, government tells Rajya Sabha. So media reports citing investigators had earlier revealed that records of nearly 3 to 4 crore patients including high profile politicians was compromised, health data compromised, और वो लॉक कर दिया. The union government on Thursday, December 16 informed Rajya Sabha that 5 servers were affected by the recent cyber attack. The government was responding to a question by Communist Party. He had asked the government if AIMS server had been hacked by ransomware and the quantum of data. In response, वो उन्होंने क्या कहा, the ministry said that कि ये सब ऐसा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ था. He added the Indian Computer Emergency Response Team evaluated the incident. So 1.3 उन्होंने क्या करा, उसको रैंसमवेयर, कि ये अगर आपको डेटा कभी आर्टिकल पढ़ना आप, तो दिस इज व्हाट इज अ साइबर रिस्क. सोचो, वो इतनी बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट, पेशेंट्स का, इतने सारे लोगों का डेटा. अब बताइए कि अगर आपको वो एक्सेस करना है, पेशेंट का हिस्ट्री जानना है, उसको क्या मेडिसिन देना है क्या नहीं, अगर वो चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम है. So that is what we talk about is a cyber attack. Regulators across the globe have placed the topic of cyber risk management under increasing scrutiny, requiring financial institutions to assess the maturity of the cyber security program, manage cyber risk, and enhance resiliency. मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आप उसे रिटेलिएट करो, आप उसे फेस कर सको. रेजिलियंसी मतलब आप उसे फेस कर सको, आप उसे चैलेंज कर सको, बराबर है, अगेंस्ट द साइबर अटैक्स. टू एनहांस रेजिलियंसी मतलब क्या, यू कैन फेस इट और यू कैन चैलेंज, बराबर, उसे आप फाइट कर सको, बराबर, अगेंस्ट द साइबर अटैक्स. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स आर, जो भी हमने देखा, तो फर्स्ट जो अभी हमने बात करी थी, मालवेयर, जो एम्स में अपने को देखा था, बराबर, मालवेयर. सो ये क्या है, साइबर रिस्क. बढ़िया है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसको. इट्स अ मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर is any program or code that is created. It's a software or a code that is created with an intent to do harm to a computer, network or server. बराबर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की बजा देगा, बराबर, उसको बोलते हैं मालवेयर. मालवेयर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक. its subsets are ransomware, fileless malware, trojans, viruses, etc. सो आइए देखते हैं क्या है.
स्पीयर फिशिंग, मजा आएगा बच्चा पढ़ने के लिए। चल, सो स्पीयर फिशिंग मतलब क्या है? इज अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक दैट टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू malicious emails. The goal of spear phishing is to steal sensitive information such as login credentials or infect the target's device with malware. So आपको जब क्या होता है, ये malicious emails आते हैं ना, बराबर है, या आज के तारीख में तो आपको मैसेजेस भी आते हैं, बराबर है। सो उस पे जब आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपको ये एक अननोन वेबसाइट पे चले जाते हो और आपको दिखता है क्या ये कुछ भी है, ये चल इसको क्लोज करते हैं। बट जब आपने वो मलेशियस सॉफ्टवेयर जो है आपके फोन में या कोई भी आपके सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में, बराबर है, वो इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया, अब उसका काम क्या है? वो कुछ नहीं करेगा, वो पड़े रहेगा ऐसे मस्त, ऐसे ऐसे पड़े रहेगा। बस वो सिस्टम में जाएगा, देखेगा आपका ओके। जब आप कोई भी बैंक वेबसाइट पे चले जाते हो, वो उसकी नींद खुल जाती है। अभी भैया, अभी शेयर उठा है, अभी शेयर क्या करेगा? लॉगिन आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आपके सिस्टम में जब आप वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ क्या करेगा? आगे खोलेगा, देखेगा बैंक आईडी लॉगिन, और जिसने ये इंस्टॉल किया है उसको वो टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करता रहेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा वो। सो ऐसे जो है इसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया जाता है, बराबर है। फर्स्ट पॉइंट स्पीयर फिशिंग। उसके बाद बात करते हैं वेलिंग। वेलिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ social engineering attack specifically targeting what? Senior or corporate level executive employees with the purpose of stealing money or information or gaining access to the person's computer in order to execute what? Further cyber attacks. जो सीनियर लेवल्स के लिए, जिनको बोला जाता है वेलिंग, मतलब जैसे वो ब्लू व्हेल, व्हेलिंग मतलब आप इससे समझो जो ब्लू व्हेल, बिग फिश, बराबर कि नहीं? सो ये फिशिंग वाला जो है ये, अब ये बिग फिश, व्हेलिंग जिसको बोलते हैं। सो हियर दे आर इन द गेम टू कैच व्हाट? द बिग फिश। जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, या कॉर्पोरेट लेवल के जो एम्प्लॉयज है, बराबर, सीनियर और कॉर्पोरेट लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज जो टॉप लेवल पे है। सो क्या करते हैं? व्हाट दे आर हियर फॉर? दे आर हियर टू स्टील द मनी और इंफॉर्मेशन और टू गेन एक्सेस फॉर फर्दर साइबर अटैक्स। तो उनका काम क्या है? बड़े मछली को, तालाब की बड़ी मछली को पकड़ना है, ऐसा। सो वैसा एक अटैक होता है। देन वी टॉक अबाउट स्मिशिंग, इज अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जो क्या कहता है? सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस perpetrating to be from the reputable companies in order to induce individuals to reveal what? The personal information such as passwords और credit card numbers, जो बेसिकली हम लोग आज के तारीख में बैंक्स में देखने को मिलता है अपने को। सो जो बैंक्स, वो आपको कॉल करेंगे, दिल पोस्ट यू एज अ बैंकर, और वो आपको आज के तारीख में, जो आपने देखा भी होगा, कि अब आपको बोलेंगे आपकी केवाईसी आप अपडेट कीजिए। आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मेरे को कितनी बार ऐसे मैसेज आए, मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आया, मतलब वो ऐसा फेक, कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट, आपका केवाईसी हुआ नहीं है, आप जल्दी से केवाईसी कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इस डिटेल्स पे आप कॉल कीजिए। भाई मेरा एसबीआई में कभी अकाउंट था ही नहीं, मैंने कभी खोला ही नहीं एसबीआई में अकाउंट, मेरा है ही नहीं। तो भी वो तो ऐसा जनरल, तो वो क्या करते हैं? दे जस्ट सेंड व्हाट? द टेक्स्ट मैसेजेस। और फिर क्या हो जाता है? लोग फंसते हैं जिनका होता है अकाउंट, एंड दे एंड अप शेयरिंग व्हाट? द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स। वो पीछे बोलेंगे 3 नंबर, वो आप डालिए अभी, फिर वो ओटीपी आएगा। तो वैसे आपके साथ वो चीटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं स्मिशिंग। दैट इज स्मिशिंग इज सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस। मैसेज स्मिशिंग, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस। स्पीयर फिशिंग मतलब ईमेल के थ्रू। वेलिंग मतलब सीनियर या कॉर्पोरेट लेवल के एम्प्लॉयज को टारगेट करना। और स्मिशिंग मतलब सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस। अब बात करते हैं स्मिशिंग के बाद विशिंग की। विशिंग इज अ वॉइस फिशिंग अटैक, वॉइस के थ्रू। इट्स अ फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फोन कॉल्स, बराबर, एंड वॉइस मैसेजेस pretending from a reputable organization to convince individuals to reveal private information such as bank details and passwords.
जो आज के तारीख में ये किधर हो रहा है, ये अमेजोन का *401 कॉल टैग नंबर डालिए और उसके बाद आपका पूरा जो फोन है वो क्लोन हो जाएगा। बराबर है, *401 वाला आपने पढ़ा है इसके बारे में रिसेंटली, क्या क्या हो रहा है? ए दीज आर व्हाट द रिस्क, *401 ये क्या हो रहा है? Scam, call forwarding scam. So the scammers tell the victim that their account has been compromised or that there is a problem with the SIM card. The scammer then tells the victim that they need to dial a specific code to fix the problem. This code is usually *401 hash followed by the phone number. So what is this code used for? तो ये कॉल फॉरवर्डिंग। तो उसके बाद जब भी आपके कॉल्स आएंगे या आपको ओटीपी के मैसेज आएंगे, वो सारे उस दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगे और उस हिसाब से दे विल स्टील व्हाट ऑल योर मनी और दे विल डू द पेमेंट्स ऑन द वेबसाइट्स। सो ऐसे जो है ये जो काम होता है ये किधर होता है दोस्तों? ये एक मालवेयर के अंदर ये एक आपको साइबर अटैक्स आपको ये देखने को मिलेंगे। सो ये जो है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे साइबर अटैक्स के ऊपर। तो साइबर अटैक्स में 5 टाइप के मालवेयर कौन से 4 टाइप के मालवेयर कौन से? स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, फिशिंग एंड विशिंग। स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। ठीक है, सो समझ में आया ये आपको? काफी इंटरेस्टिंग है। सो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट स्पूफिंग के बारे में। सो व्हाट इज दिस स्पूफिंग? स्पूफिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच a cyber criminal disguises themselves as a known or trusted source. स्पूफ करना, स्पूफ किया मतलब क्या है? बेवकूफ बनाया। स्पूफ किया मतलब आपको बेवकूफ बनाया। बराबर। In doing so, the adversary is able to engage with the target and access their systems or devices with ultimate goal of stealing information, extorting money, or installing malware or other harmful softwares on the device. जैसे स्पूफिंग में आज के तारीख में जैसे आपने देखा होगा एआई जनरेटेड कॉल्स आपको आता है। आपको कॉल आएगा एज इफ कि आपके पापा या मम्मी, आवाज भी सेम रहेगी। एआई से वो आवाज क्या करता है, वो जब उनको पता होता है सो एआई के थ्रू आपके मॉम या डैड की आवाज जो है वो निकालेंगे, भाई बहन की आवाज निकालेंगे और बात इस तरीके से करेंगे कि जैसे दे आर इन सम अर्जेंसी एंड यू नीड मनी, और आपको बोलेंगे, आप मतलब बोलेंगे कि दोस्त के नंबर पे इसको ट्रांसफर करो जल्दी से जल्दी पैसे, हमें बहुत जरूरत है। तो सिंस क्या वो सिमिलर वॉइस लगता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, लोगों के ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द अटैक। या आपको बोलेगा आप ऐसा ऐसा करो, वो फॉलो करेगी उन इंस्ट्रक्शंस को बिकॉज यू फील दैट दैट पर्सन इज व्हाट रियल। सो ऐसा है। सो दे डिस्गाइज देमसेल्फ, बहरूपिया बन के आपके वो क्या करते हैं, भोलेपन का फायदा उठाते हैं। सो डोमेन स्पूफिंग इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट फिशिंग where attacker impersonates a known business or a person with fake website or email domain to fool people into trusting them. Typically, the domain appears to be legitimate at first glance, but closer look will reveal the subtle differences. मतलब अगर आप बहुत सारे जो है ना वो क्या Amazon का वो Amazon स्पिन द व्हील, ये बहुत बहुत चलता है Amazon स्पिन व्हील, रियल और फेक, ये जो आपको दिखता है, डिड एनीवन एवर विन एन Amazon spin wheel, is the price real? So I've been playing the Amazon quiz and lucky draws for a while now, 3 years to be exact, never won anything. So ये जो है ना, ये क्या है, ये इट्स ऑल फेक। इसका आपको अगर वो वेबसाइट बताऊं मैं आपको, सो आपने वो Amazon spin wheel, वो दे आर गिविंग व्हाट द आईफोन्स एंड एवरीथिंग, ऐसा वो उसके ऊपर आता है। सो ये ऐसा स्पिन द व्हील वाला सो ये सब जो बातें हैं ये आप कभी आपने न कभी खेली होगी। इसमें देखो,
देखो, दिस इज हाउ द फोन्स एंड एवरीथिंग गेट हैक। सो ये आपको ऐसा लिंक आपको देखा होगा आपने, ये राइट साइड में जो है वो, सो बिग बिलियन डेज, सी हाउ लकी यू आर, amazon.com। सो ये आपको दिखेगा कि एज इफ ये रियल है, एंड आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करने के लिए बोलो। सो इसमें क्या हो जाता है, इससे ट्रस्टेड सोर्स से जब आप ये इस लिंक पे क्लिक करते हो, सो व्हाट हैपेंस इज दे कैन इंस्टॉल व्हाट द मालवेयर्स इनटू योर फोन, एंड योर फोन कैन बी व्हाट हैक, या उसके अंदर का डेटा जो अभी फिर हमने देखा, स्पीयर फिशिंग या वो वेलिंग या वो स्मिशिंग या विशिंग, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, देखो ये ऐसा वेबसाइट आपने देखा होगा। और नीचे फेक कमेंट्स भी देखो, लास्ट वीक आई प्लेड एंड वन ओप्पो दिस एंड ऐसा, इट्स एब्सोल्युटली व्हाट फेक। सो ऐसा है। सो आपको लगेगा ये लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट मतलब क्या, ये जेन्युइन है, बराबर है, एंड यू कैन व्हाट लूज मनी। मेरे साथ एक हुआ था भाई, मतलब बेवकूफ़ी थी मेरी, बट फिर ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एक इंस्टाग्राम पे मेरे को वो एक ऐड आया उस पेज का, और उसमें क्या था, वो डंबल्स वगैरह कुछ तो भी वो दे रहा था, एंड इट वाज ऐसा डंबल था वो, क्या बोलते हैं वो, एक ही डंबल में आप 100 kgs तक जा सकते हो। वो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टेबल वेट्स का ऐसा डंबल था वो, उसमें वेट्स एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा। एंड वो मतलब आता है वैसा डंबल, वो कुछ है ना 30-40 हज़ार रुपए का एक डंबल आता है। सो बट काफ़ी उसके अंदर, मैंने देखा वो 70% 80% ऑफ में मिल रहा था, 2-3 हज़ार रुपए में। मैं बोला बढ़िया है यार, तो ले लेते हैं। तो मैंने पेमेंट किया उस वेबसाइट पे, तो ना उसका ट्रैकिंग आईडी, ना कुछ आया, ना कुछ आया, कुछ भी नहीं। और कस्टमर सपोर्ट ने कुछ भी नहीं। व्हेन आई सर्च इट लेटर ऑन, फिर पता चला ये वेबसाइट जो है वो फेक है, इसका जेन्युइननेस नहीं है। तो ऐसा कुछ मामला था वहां पे। सो डोमेन स्पूफिंग मतलब आपका जो वेबसाइट जो है, डोमेन मतलब क्या, डोमेन ये इधर आपको ध्यान में रखना है। आपका वेबसाइट जो है वो वेबसाइट ऐसी बनाएंगे जो आपको लगेगा कि वो सही में जेन्युइन कंपनी का वेबसाइट है। उसके बाद ईमेल स्पूफिंग, आपको ईमेल्स भी आते हैं ना वैसे, मतलब वो आपको ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइन मेल आईडी है। इनकम टैक्स का मेल आता है बहुत सी बार, बट वो जेन्युइन नहीं होता है, वो इनकम टैक्स का आपने बकायदा चेक करना है। फिर आपको बोलेंगे आपका असेसमेंट आया है, आप ये इतना टैक्स जमा कर लीजिएगा, शो कॉस्ट नहीं तो आपके अगेंस्ट। जो लोग सीनियर होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो लोग क्या करते थे, फॉल ट्रैप टू ऑल दिस, राइट। सो ईमेल स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ अ साइबर अटैक that targets the business by using emails forced sender addresses. Because the recipient trusts the alleged sender, they are more likely to open the email and interact with the contents, and फिर वो लिंक क्लिक करेंगे ऐसा। सो आप गलत वेबसाइट पे जाके या ईमेल पे जाके क्या हो सकता है, आपके साथ ये चोट हो सकती है। ठीक है। सो ये जो है, ये दो टाइप के अपन ने देखे यहाँ पे, एक मालवेयर और दूसरा है स्पूफिंग। कल मिलेंगे और कल और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, बाय बाय। सो इसको रीड कर लेना आज एक बार फिर से, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।